हाय एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास में द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं। मैच्योर रिलेशनशिप इसका टाइटल है। आर्टिकल पढ़ने में बहुत आसान है। ढेर सारी ग्रामर को वोकैब को अपने कवर करेंगे और यही इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है। आप रोज मेरे साथ 40-45 मिनट रीडिंग पे दें। रीड करने की पढ़ने की आर्ट को सीखें और साथ में ग्रामर को वोकैब को भी कवर करते हुए चलें। मेरे ख्याल से YouTube की ये बेस्ट एडिटोरियल क्लास होती है। ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप खुद अच्छे जज होंगे। 5 मिनट की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश को कैसे हैंडल करना है। तो चलिए पूरे जोश के साथ में लेक्चर को शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है मैच्योर रिलेशनशिप। क्या होता है भाई रिलेशनशिप? रिश्ता। रिश्ते के लिए एक और वर्ड है अंग्रेजी में टाई, TIE। ये भी आज आगे आप देखेंगे। और मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व, जिसमें बचकानापन ना हो। कह रहे हैं दोनों कंट्रीज का, भारत और यूके का जो रिश्ता है वो मैच्योर है। इसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप का बचकानापन नहीं दिखेगा। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव डीपन्ड बिजनेस टाइज विदाउट फस। कह रहा है भारत ने और यूनाइटेड किंगडम ने यानी कि यूके ने डीप कर दिया है, डीपन कर दिया है। अब डीपन करना क्या होता है? डीप पता है ना आपको, गहरा। डीपन एक वर्ब है, किसी चीज को गहरा करना या किसी चीज को मजबूत करना। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने और गहरा बना दिया है अपने व्यापारिक रिश्तों को, बिजनेस टाइज को, बिना किसी फर्स के। अब ये क्या वर्ड होता है अंग्रेजी में फर्स? देखो इसका देसी मीनिंग बताता हूं हिंदी में, हंगामा। या फिर आप इसको बोल सकते हैं, अब और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, हंगामा इसका अच्छा मीनिंग होता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के रिश्तों में कोई हंगामा आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी प्रकार का ड्रामा नहीं होगा, कोई ट्वीटबाजी नहीं होगी। चलिए इंडिया यूनाइटेड किंगडम बन जाएंगे सब्जेक्ट्स। अब क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, दो दो कंट्री एंड से मिली हुई है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, हैव डीपन्ड। ठीक है ना, हैज की जगह पे हैव का इस्तेमाल हुआ है। डीप आप जानते हैं एडजेक्टिव है, उससे आपने EN लगा करके वर्ब बनाई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। टाई यानी रिश्ता, आपसी, रिलेशनशिप। फर्स्ट आपने देख लिया। अब एक जल्दी से बात पूछ लेता हूं आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई इंडिया के आगे तो द नहीं लगा, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के आगे द लगा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्या भारत एक गरीब देश है इसलिए द नहीं लगाते? चलो ये बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी बात डिस्कस हुआ है अपनी क्लासेस में। जिन बच्चों को याद है जरूर से कमेंट सेक्शन में डालना। ऐसी कौन सी कंट्रीज होती हैं जिनके नाम के आगे अंग्रेजी में द लगाया जाता है? चलिए अब जल्दी से इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाता हूं। 5 वर्ड्स है हमारे पास, भारी भरकम। शुरू में एक साथ देख लोगे तो क्लास को आप स्मूथली ले पाओगे। एक लाइक और एक शेयर जरूर देना क्लास को। आपके लाइक्स और शेयर्स के ऊपर ही ये क्लास और ये चैनल चलाया जाता है। अच्छा, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च करें @officialYT ग्रुप, आपको मिल जाएगा। इस प्राइवेट ग्रुप में आपको सारे नोट्स, सारे PDFs, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। साथ ही YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव है आप जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी कोर्स आपको अवेलेबल करवाना। जैसे इंग्लिश अनलॉक कोर्स, इसमें SSC, बैंक, रेलवेज, डिफेंस, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका ग्रामर से लेकर के रीडिंग और वोकैब हर पोर्शन प्रैक्टिस के साथ में कवर्ड है। इसी तरह से आपको मिलेगा राइटिंग का कोर्स। राइटिंग में कोर्स में आपको लिखना सिखाया गया है। 40, 50, 60 घंटों में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं इस कोर्स के जो है हेल्प से। दिवाली के मौके पे कोर्स अवेलेबल है डिस्काउंट पे, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। इसी के साथ आपको UPSC का कंप्लीट हिंदी टू इंग्लिश माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा 1225 के मामूली से प्राइस पे। कोर्स अभी अवेलेबल है ऑन दिवाली। इस कोर्स में C-सेट से लेकर के आंसर राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हर एस्पेक्ट इंग्लिश का, UPSC और स्टेट सिविल सर्विसेज का इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड है। ऐप का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन से इसको आप डाउनलोड करें। ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए ये अपनी वोकैब शीट है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं ताकि आप ठीक से पढ़ पाएं। पहला वर्ड अपने पास कंटोर। ये वर्ड जनरली प्लूरल में यूज होता हुआ आप दिखेंगे, और कंटोर का मतलब होता है ढांचा या रूपरेखा। अब देखो वैसे बोलने को मैंने बोल दिया ढांचा, रूपरेखा, सही मीनिंग क्या है इसका देसी भाषा में? मान लीजिए रात का वक्त है और 100 मीटर दूर से एक गाय आ रही है। अब आप हो सकता है गाय को देख ना पाए, हो सकता है आपको भैंस दिखे, हो सकता है कुछ और चीज दिखे, लेकिन एक रूपरेखा आपको दिख जाएगी अगर आपकी आंखें सही हैं तो, कि कोई जानवर आ रहा है। समझ पा रहे हो?
ये जो रूपरेखा आप देख पा रहे हो ना रात में दूर से, यही कहलाएगा कुंटो। हो सकता है नजदीक आने पे वो भैंसा निकले, पर आपने देख लिया जानवर का है, तो जानवर की शेप है। तो ऐसे वर्ड जो है आप इसको दिमाग में बिठाएं, यूज भी करके दिखाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लेड आउट द कंटोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर साहब ने ले आउट किया, ले आउट करना यानी परिभाषित करना, डिटेल के अंदर किसी चीज को कागज पे लिखना। तो अंबेडकर ने ले आउट किया ढांचे को या रूपरेखा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। रूपरेखा के लिए, ढांचे के लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में बहुत बार ये भी आता है, सल्यूट। अब लिखा क्या गया है, सिलोटे, बोला क्या जाता है सल्यूट। स्पेलिंग भी बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग है, SIL लिखें, फिर हाउ लिखें HOU, फिर ETT। याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसकी स्पेलिंग एरर्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज सल्यूट वर्ड तो यूज नहीं हुआ, कंटोर हुआ है, आर्टिकल में आप यूज होता हुआ देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास इनएक्सप्लिकेबल। मेरे ख्याल से इस वर्ड को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन करना यानी समझाना, एक्सप्लेनेबल यानी जो समझाया जा सके। इनएक्सप्लिकेबल मतलब अनएक्सप्लेनेबल, जो चीज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन हो, जिसको शब्दों में पिरोना बड़ा मुश्किल हो। इनएक्सप्लिकेबल का एक और मतलब होता है जिस चीज को समझा ना जा सके, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग हो, जिसको समझना आपके दिमाग के बस का ना हो। फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन चाइना इज स्टिल अंडर लॉकडाउन्स। किसी ऐसे इनएक्सप्लिकेबल रीजन की वजह से, ऐसे कारण की वजह से जो समझाया नहीं जा सकता, जो समझ से परे है, चाइना आज भी लॉकडाउन के अंडर है, चाइना में लॉकडाउन लगे हुए हैं। ऑफकोर्स ये सेंटेंस हमने तब बनाया था जब कोविड की लहरें आ रही थी, पहली वेव दूसरी वेव है ना, शायद 2022-23 के आसपास हमने ये सेंटेंस बनाया था। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आज आप यूज होता हुआ देखेंगे, एडवर्ब फॉर्म में इनएक्सप्लिकेबली। अगला वर्ड अपने पास, नीचे कर देता हूं उसको एक सेकंड, रिटोरिक। देखिए रिटोरिक होती है बड़ी बड़ी बातें, हाईफाई टॉक, जो कि खाली निकले, एम्प्टी निकले। जो स्टेज पे खड़े होकर नेताजी बोलते हैं ना बड़ी बड़ी बातें, अंग्रेजी में उनको बोलते हैं रिटोरिक। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटिल हैज चेंज सो फार। बावजूद रिटोरिक के, बड़ी बड़ी बातों के, रिफॉर्म्स को लेकर के, सुधारों को लेकर के, ना के बराबर यानी लिटिल अभी तक बदला है, हैज चेंज सो फार। अंग्रेजी में आप जानते हैं लिटिल अगर बिना अ के आ जाए या बिना द के आ जाए तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अ लिटिल यानी थोड़ा सा, ठीक है ना, अ नहीं लगा हुआ तो ना के बराबर। तो बावजूद बड़ी बड़ी बातों के बदला अभी तक कुछ नहीं। अब रिटोरिक के ये बड़े अच्छे सिनोनिम्स भी हैं अपने पास, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्निलोक्वेंस, बॉर्डर डैश और एम्बेलिशमेंट। डिटेल में नहीं जाऊंगा ज्यादा, फिर क्लास लंबी हो जाती है। लोक को रूट को पकड़ लेना, लोक का मतलब होता है बोलना, LOQU देख रहे हो ना, लोक्वेंस। ग्रैंडिलोक्वेंस यानी बड़े बोल, मैग्निलोक्वेंस भी वही होता है, बड़े बोल। चलिए अगला वर्ड अपने पास रेसिप्रोकेट। एक हाथ दे और एक हाथ ले, टू एक्ट और गिव समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड रेसिप्रोकेट। पीपल हेल्प वन अनदर इन द होप दैट इट विल बी रेसिप्रोकेटेड व्हेन दे नीड इट देमसेल्व्स। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं वन अनदर को, इस होप में, इस आशा में कि ये जो इट है यानी ये जो मदद है, ये रेसिप्रोकेट होगी, बदले में वापस मिलेगी, व्हेन दे नीड इट, जब उनको जरूरत हो, देमसेल्व्स या खुद को। तो यही होता है रेसिप्रोकेट। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। अगला वर्ड है अपने पास वगेरियस। ऐसी चीज जो बार बार बदले बिना किसी अंदेशे के, किसी का मूड नहीं होता, जैसे कभी गुस्सा, कभी या कभी मौसम आप देखते हो, बारिश हो गई, धूप हो गई अचानक से, तो ऐसी चीजों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वगेरियस। फैशन डिजाइनिंग इज अ वगेरियस बिजनेस। फैशन डिजाइनिंग बार बार बदलने वाला एक बिजनेस है। अब देखो वगैरियस नहीं लिखा हुआ या मर्क्यूरियल लिखा हुआ है, क्योंकि मर्क्यूरियल जो है वगैरियस का सिनोनिम है। यहां सारे सिनोनिम्स मैंने लिखे हुए हैं, क्विक सिल्वर, कैप्रीशियस, वगैरियस, वोलेटाइल, फिकल और इरेटिक, बार बार बदलने वाली चीजें। तो आज इरेटिक नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इरेटिक वेदर वो वेदर है जिसमें समझ नहीं आ रहा आपको कि बरसात हो जाएगी या गर्मी पड़ेगी। चलिए 5 वर्ड से डिटेल में हो गए। इस शीट को आप ऑफकोर्स टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए समरी ये है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अभी अभी अपने एक ट्रेड डील को कंक्लूड किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम का जो ट्रेड है आज की डेट में बहुत ज़्यादा नहीं है। इस ट्रेड डील के बाद ऐसी आशाएं हैं, ऐसी होप्स हैं कि दोनों कंट्रीज खुल करके व्यापार करेंगी और स्टूडेंट्स का, बिजनेसेस का आपसी में मेलजोल बढ़ेगा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये सब तब हो रहा है जब दुनिया भर में ट्रेड को लेकर के डिप्लोमेसी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मैं ये टैरिफ लगा दूंगा, फलाना कर दूंगा। उस सब के बीच में दोनों कंट्रीज ने मेच्योरिटी के साथ में एक ट्रेड डील को अंजाम दिया है, जिसमें कोई होल्ला नहीं हुआ, कोई फस नहीं हुआ किसी प्रकार का,
बचकानी बातें नहीं हुई। तो ये बड़ी अच्छी बात है, प्रैग्मेटिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की जरूरत को समझा है। ठीक है, प्रैग्मेटिक क्या होता है? प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, तो व्यवहारिक तरह से हुआ लिखा हुआ है आर्टिकल है। चलिए अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट अगेन बोल रहा हूं मैं तभी मिलेगा जब आप हर सेंटेंस को पहले खुद से पढ़ेंगे। जब भी कोई सेंटेंस मैं शुरू करता हूं, वीडियो को कर लिया करो पॉज, जैसे पहला वाला है, खुद से इसको पढ़ के मीनिंग निकालो, फिर मेरे साथ पढ़ के देखो आपको कितना आता था। एक और चीज, आप में से जो बच्चे क्लासेस में नए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करना है, तो आप शुरू कर सकते हो बड़े अच्छे से, बड़ा आसान तरीका है। आप चैनल के होम पेज पे जाएं, YET योर इंग्लिश ट्यूटर, नीचे ही आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जैसे स्क्रॉल करेंगे ना फोन में या पीसी पे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को प्ले करना शुरू करना है फर्स्ट वीडियो से। मैं क्लिक करके दिखाता हूं, ऊपर क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी आपके सामने, पार्ट 0, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आराम से पार्ट पार्ट करके पढ़ो और आपका ग्रामर का पोर्शन यहां से बड़े अच्छे से हो जाएगा कवर। फिर पढ़ते हुए आपको चीजें समझ में आएंगी, क्या लिखा हुआ और क्या बनता है मीनिंग, है ना। इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको एक दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश राइटिंग की, यहाँ से आप लिखना सीख सकते हो। ऑफ कोर्स राइटिंग का कोर्स भी है हमारा, उसमें और बेसिक से सिखाया गया है, यहाँ से आपको प्रैक्टिस मिलेगी। फिर इसके नीचे एक बड़ी काम की प्लेलिस्ट है, जो बच्चे अभी एडिटोरियल क्लास नहीं पढ़ पा रहे हैं, फ्रंट पेज रीडिंग फॉर बिगिनर्स, इस पे क्लिक करो। इसमें 50 वीडियोस मिलेंगी जिसमें आसान तरह के आर्टिकल हिंदू के या किसी भी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से पढ़ने आपको सिखाए गए हैं। तो ऑफ कोर्स इस प्लेलिस्ट को पहले कवर कर लेना जिन बच्चों को अभी तक द हिंदू पढ़ना नहीं आ रहा। चलिए एक्सप्लोर करो, सब कुछ चैनल के होम पेज पे आपको मिलेगा। अब शुरू कर लेते हैं। कह रहा है जी, एट अ टाइम व्हेन सोशल मीडिया थ्रेट्स, रेसिप्रोकल एक्शंस एंड श्रिल रिटोरिक आर बिकमिंग द ग्लोबल नॉर्म, द मैनर इन विच द यूके इंडिया इकोनॉमिक रिलेशनशिप इज अनफोल्डिंग इज अ रिफ्रेशिंग चेंज। देखो, एट अ टाइम यानी ऐसे एक वक्त पे। अच्छा, कैसा वक्त है? जब सोशल मीडिया की थ्रेट्स, यानी यूं कहे सोशल मीडिया की धमकियां, और रेसिप्रोकल एक्शंस, एक्शन आप समझते हैं कार्रवाई, और रेसिप्रोकल यानी जवाबी, आपने मुझ पे मैंने आप पे, और श्रिल टाइप का रिटोरिक, रिटोरिक आपने देख लिया, बड़ी बड़ी बातें जो नेताजी भाषण देते हुए करते हैं। श्रिल का मतलब होता है तीखा या पैना। कह रहा है ऐसे एक वक्त पे जब ये तीन चीजें चल रही हों, सोशल मीडिया में थ्रेट चल रही हो, एक दूसरे पे कार्रवाई की जा रही हो, मैं तेरे पे टैरिफ तू मेरे पे टैरिफ, और बड़ी बड़ी बातें हो रही हो जो बड़ी तीखी हो, श्रिल हो। कह रहा है जब ऐसे वक्त पे ये तीनों चीजें आर बिकमिंग या बन रही हैं ग्लोबल नॉर्म, एक वैश्विक कानून। नॉर्म क्या होता है? कानून या नियम। ऐसे वक्त पे ना जो मैनर है, जो तरीका है जिसके अंदर इन विच भारत और यूके की इकोनॉमिक रिलेशनशिप या आर्थिक रिश्ते अनफोल्ड कर रहे हैं या फिर घटित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वो मैनर इज, वो है एक ऐसा बदलाव या चेंज जो बड़ा रिफ्रेशिंग है, बड़ा तरोताजा करने वाला है। सब कुछ बड़ा इजी लग रहा हो आपको, है ना। स्ट्रक्चर पढ़ो, ऐसे ब्रेक किया करो दिमाग में। ऐसे एक वक्त पे जब ये तीनों खराब चीजें बन रही हैं, दुनिया भर का कानून या ग्लोबल नॉर्म, ऐसे वक्त पे जो तरीका है जिसमें भारत यूके की इकोनॉमिक रिलेशनशिप या आर्थिक रिश्ते घटित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं, वो मैनर या तरीका एक ऐसा बदलाव है जो रिफ्रेशिंग है, तरोताजा करने वाला है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर, ये जो तीनों खराब चीजें थी ये बन गई सब्जेक्ट, वर्ब बन गई इनकी आर बिकमिंग, प्लूरल था तो वर्ब को भी प्लूरल रखा गया है। मैनर यानी तरीका सिंगुलर है, इसकी वर्ब है। मैनर कौन सा है? इन विच द रिलेशनशिप इज अनफोल्डिंग, रिलेशनशिप बन गया सब्जेक्ट, वर्ब बन गई इसकी अनफोल्डिंग। अनफोल्ड होना, किसी घटना का घटित होना, हैपन करना, टेक प्लेस करना। ठीक है। रिफ्रेशिंग यानी तरोताजा करने वाला। रिटोरिक आपने देख लिया था, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्निलोक्वेंस, बड़ी बड़ी बातें। रेसिप्रोकल वो होता है जो एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, मैंने तेरे पे टैरिफ, तेरा मेरे पे टैरिफ। श्रिल यानी पैना, बहुत हार्श, बहुत क्रिटिकल। चलिए और आगे देखते हैं। कह रहा है जी, यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टामर्स 2-day विजिट टू इंडिया लास्ट वीक reinforced the existing solidity in economic relations and deepened them। कह रहे हैं हमें जो यूके के पीएम है केयर स्टामर साहब, इनकी जो 2 दिन की विजिट थी, 2-day विजिट भारत की ओर यानी टू इंडिया, पिछले ही हफ्ते, इसने री इन्फोर्स कर दिया। क्या होता है री इन्फोर्स करना? किसी चीज को और मजबूती देना। फोर्स यानी दबाव, इन्फोर्स करना यानी दबाव में लाना, री इन्फोर्स करना यानी बार बार दबाव में लाना, मजबूत बनाना। तो इस रिलेशनशिप ने री इन्फोर्स किया और मजबूत बनाया हमारी एग्जिस्टिंग सॉलिडिटी को। सॉलिड यानी ठोस, सॉलिडिटी यानी ठोसपना। हमारे इस करंट के ठोसपने को जो है इकोनॉमिक रिलेशंस में, जो है व्यापारिक रिश्तों में,
और डीपन भी किया और गहरा भी किया, इन्हीं रिश्तों को डीपन डन। चलिए, 2 डे विजिट बन गया सब्जेक्ट। वर्ब है इसकी पहली रीइंफोर्स्ड, दूसरी वर्ब है डीपन्ड। सॉलिडिटी आपके लिए नया वर्ड होगा, सॉलिड से बना है, सॉलिड मतलब मजबूत, सॉलिडिटी यानी मजबूती या स्ट्रेंथ। अगला सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है इंडियाज निगोशिएशंस विद द यूएस हैव बीन फ्रॉड, एराटिक एंड ड्रामेटिक। भारत की जो निगोशिएशंस हैं, बातचीत है अमेरिका के साथ, यूएस के साथ, यूके की बात नहीं हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है। कह रहा है वो रही हैं, दे हैव बिन, और कैसी रही हैं, इस तरह के, 3 तरह की। पहली चीज है फ्रॉड, दूसरी है एराटिक, दूसरी है ड्रामेटिक। देखिए, ड्रामेटिक यानी ड्रामा भरी, इरेटिक यानी बार बार बदलने वाली। फ्रॉड का मतलब होता है दबाव तले, वजन तले दबी हुई, इसको हिंदी में बोलते हैं टेंस या बोझिल। कह रहा है भारत की जो बातचीत है अमेरिका के साथ, वो रही है बोझिल, बार बार बदलने वाली और ड्रामा से भरी हुई। चलिए, निगोशिएशंस बातचीत होती है, वो रही है इनकी हैव बिन। ये तीनों वर्ड्स आपने देख लिए। और क्या हुआ अमेरिका के साथ? देखो, यूके से अचानक अमेरिका पे आ गए, यहां पे यूके की बात खत्म कर दी इसने, समझो इस चीज को। ऐसे मत वो कंफ्यूज हो जाएगा करो, सर यूके से यूएस कैसे हो गया? यूके की बात इसने खत्म कर दी यहां पे, अब यूएस की बात कर रहा है आगे। आगे कह रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज आल्सो शोन दैट ही इज मोर देन विलिंग टू चेंज द कंटोर्स ऑफ डील्स ऑलरेडी स्ट्रक। कह रहे हैं अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो ये भी दिखा चुका है, हैज ऑल्सो शोन, क्या दिखा चुके हैं भाई ट्रंप साहब? वो ये बता चुके हैं दैट की, कि ये जो आदमी है ना, ये मोर देन विलिंग है। विलिंग का मतलब होता है तैयार, मोर देन मतलब उससे भी ज्यादा, यानी ये तैयार से भी ज्यादा तैयार है, झटपट तैयार है, मोर देन विलिंग है। और क्या करने के लिए? बदलने के लिए कंटोर्स को, रूपरेखा को, ढांचे को, उन डील्स का जो पहले से ही स्ट्रक हो चुकी हैं, जो पहले से ही बनाई जा चुकी हैं। स्ट्राइक अ डील आपको पता होगा, किसी डील को, किसी करार को, समझौते को बनाना, 2 पार्टियों में सहमति लाना। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये बता चुके हैं कि मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले जो भी डील्स हुई हैं, स्ट्रक हो चुकी हैं, मैं उनका रूप रेखा, ढांचा बदलने के लिए मोर देन विलिंग हूं, झटपट तैयार हूं। ठीक है ना? तो ट्रंप की वो है हैज शॉन। कुंटोर, सल्यूट दिखाया था ना आपको, वर्ड सल्यूट यहां लिखा नहीं हुआ। चलो एक काम करते हैं, सल्यूट की स्पेलिंग बताओ। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें, दिमाग में सोचें या लिख करके देखें सल्यूट वर्ड की स्पेलिंग क्या हो सकती है। देखिए, करवाई थी आपको स्पेलिंग SILHOUETTE। ऐसे लिखोगे तो हमेशा दिमाग में बैठी रहेगी। चलिए बढ़े आगे। आगे कह रहा है जी निगोशिएशंस, एक सेकेंड। Negotiations with European Union have been less fraught and dramatic, but there suddenly seems to be a gap between the positive assurances made by the leaders and what the negotiators say in private about deals progress. अब देखो, यूके से ये यूएस पे आया, अब यूएस से चला गया यूरोपियन यूनियन पे। कह रहा है फिर हमारी जो बातचीत थी यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ, वो रही हैं कम बोझिल या लेस फ्रॉड। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले बातचीत यहां पे अच्छी रही है, और ड्रामेटिक भी कम रही है, ड्रामा भी इनमें कम रहा है। लेकिन वहां यानी देयर, निश्चित तौर पे सीम्स यानी दिखाई देता है एक गैप या फासला बिटवीन 2 थिंग्स, 2 चीजों के बीच। अब वो 2 चीजें कौन सी हैं? देखो, बिटवीन एंड के बीच में जो आ जाए वो 2 चीजों की बात होती है। तो पहली चीज है बिटवीन के बाद लिखी हुई एंड से पहले वाली, जो पॉजिटिव अश्योरेंसेज हैं या सकारात्मक भरोसे वाली बातें हैं। अश्योरेंस क्या होता है? गारंटी है, भरोसे वाली बात। तो पहली चीज तो ये है जो अश्योरेंसेज दी गई हैं लीडर्स के द्वारा, भारत के और यूरोपियन यूनियन के। और दूसरी चीज है, अब देखो एंड के बाद वाली, वो बात वट जो निगोशिएटर्स कहते हैं, जो डील करने वाले अधिकारी करते हैं बातें प्राइवेट में डील की प्रोग्रेस को लेकर के। समझ गए ना? तो यूएस के जैसा ही वहां यूरोपियन यूनियन में भी रहा है, लेकिन वहां ड्रामा कम रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो अश्योरेंसेज हमें मिल रही है कि ये होने वाला है, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, उस बात में और जो निगोशिएटर प्राइवेट में कहते हैं, है ना, उन दोनों चीजों के बीच में एक गैप हमें दिखाई देता है। चलिए, निगोशिएटर्स की वर्ब है हैव बिन, लेस फ्रॉड यानी कम बोझिल, गैप की वर्ब है सीम्स, क्लोज देयर से शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा गया है। आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा, वहां आपको डिटेल में करवाएंगे। अश्योरेंस होता है भरोसे वाली बातें, इसको कमिटमेंट या गारंटी भी बोल सकते हैं। निगोशिएटर्स की वर्ब है से, निगोशिएटर वो आदमी जो निगोशिएशन करे, हमारे देश के, दूसरे कंट्री के बड़े अधिकारी, नेता लोग जो आपस में बैठ करके बातें करते हैं ना, दोज पीपल आर कॉल्ड निगोशिएटर्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है जी, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप सर स्टॉमर chose to bring a delegation of more than 100 entrepreneurs, cultural representatives and university vice chancellors. अब देखो एंड लगा हुआ है, यहीं छोड़ दो, सेंटेंस तो बड़ा लंबा है आगे, एंड तक पहले वाला पढ़ लो आप। कह रहा है जी इस बैकड्रॉप के सामने, बैकड्रॉप का मतलब होता है जी पृष्ठभूमि, हिंदी में बोलते हैं, और आपको उसको आसान भाषा में समझना है तो उसको बोल सकते हैं बैकग्राउंड। कह रहा है ये वाला अगर बैकग्राउंड लें कि यूएस के साथ ड्रामा, यूरोपियन यूनियन के साथ कम ड्रामा लेकिन फिर भी ड्रामा, कह रहे इसके सामने अगर देखें ना तो सर स्टामर जो है, केयर स्टामर को सर बोला जाता है, इनको नाइटहुड मिला हुआ है, उपाधि मिली हुई है। इन्होंने चूज किया कि ये ब्रिंग करेंगे एक डेलीगेशन या प्रतिनिधि मंडल अपने साथ में लोगों का, और जो होगा 100 से ज्यादा ऑन्टरप्रन्योर्स का, व्यापारियों का, कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स का। समझ गए होंगे आप कौन लोग होते हैं ये, जो कल्चर को रिप्रेजेंट करें, वहां के आदिवासी लोग है ना, इंग्लैंड के जो समझ गए ना मूल लोग हैं, जो इंग्लिश को जिन्होंने इजाद किया था। और साथ में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को, या यूं कहते हैं कि एजुकेटर्स को, यूनिवर्सिटियों के। और इन्होंने फिर क्या किया, एंड लेफ्ट इंडिया विद डिफेंस इन्वेस्टमेंट एंड मूवी डील्स फर्दर सीमेंटिंग द ट्रेड डील साइंड इन जुलाई। और इन्होंने लीव किया इंडिया को, भारत को छोड़ा। कैसे छोड़ा, डिफेंस, इन्वेस्टमेंट और मूवी की डील्स के साथ में, इन तीनों फील्ड्स में समझौतों के साथ में। और ये सारा काम किया इन्होंने फर्दर, यानी और आगे सीमेंट करते हुए, मजबूत बनाते हुए एक ट्रेड डील को, जो साइन की गई थी अभी 2 महीने पहले इन जुलाई। लंबा सेंटेंस है लेकिन छोटे छोटे पीस करके हमने इसको पढ़ा। एक बार इसको रिपीट करेंगे, स्ट्रक्चर देख लो फटाफट से। कह रहा है जी अगर ऊपर वाले बैकड्रॉप की बात करें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की, तो उस पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो स्टामर साहब ने चूज किया कि वो भारत आएंगे एक इतने सारे लोगों के डेलीगेशन के साथ, अलग अलग तरह के लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ। और वो भारत से जाते हुए क्या करेंगे, इन तीनों मामलों में डील करते हुए भारत से जाएंगे, और ये सारा काम करेंगे सीमेंट करते हुए या सीमेंट लगाते हुए। सीमेंट वही है, घरों में सीमेंट का काम क्या होता है, मजबूती लाना, वहीं से सीमेंट वो बनाई गई है। तो ये मजबूती से सीमेंट लगाते हुए जाएंगे एक ट्रेड डील पे, जो अभी अभी 2 महीने पहले इन्होंने साइन की थी। सर स्टामर, केयर स्टामर की बात हो रही है। पहली वर्ब है इनकी चूज, सेकंड फॉर्म लगी हुई है चोज, जो है दूसरी वर्ब है लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। समझ आ रहा है सब कुछ, बढ़े आगे। चल, इनको शायद 2014 के आसपास सर की उपाधि मिली थी, नाइटहुड बोलते हैं इसको इंग्लैंड में। तो जिसको ये मिल जाता है वो सर बन जाता है ना। कह रहा है द कीननेस टू डीपन ट्रेड रिलेशंस मेक एमिनेंट केस। कह रहा है फिर इनकी जो कीननेस है, अब कीन क्या होता है, तत्पर, उतारू, किसी काम को लेकर के तैयार। कह रहा है इनका जो उतारू बना था, तत्पर बना था, एंथुसियाज्म था, जोश था, और गहरा करने का दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को, वो बनाता है एक ऐसा सेंस जो बड़ा एमिनेंट है, बड़ा ही, देखो एमिनेंट का मतलब होता है जो क्वालिटी में और अपनी नोटिसिबिलिटी में बहुत अच्छा हो। एमिनेंट आदमी वो होता है समाज का जो सबसे आगे आपको दिखाई दे, किसी समाज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। एमिनेंट बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन है जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, सबसे बड़ी कंपनियां चलाते हैं। एमिनेंट मतलब अव्वल दर्जे का। तो ये जो इनकी कीननेस है ना, वो एक अव्वल दर्जे का सेंस हमें दिखाती है कि ये आदमी चाहता है दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते तगड़े हों। चलिए, कीननेस, तत्परता, वर्ब है इसकी मेक्स, एमिनेंट आपने देख लिया, अव्वल दर्जे का या श्रेष्ठ आप इसको बोल सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब लंबा सेंटेंस फिर से आ रहा है एक। कह रहा है इंडिया डिस्पाइट बीइंग द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स अकाउंट्स फॉर लेस देन 2% ऑफ यूके's टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। कह रहा है अगर भारत की बात करें ना, अब देखो भारत के लिए इसने कोमा लगाया है, कोमा लगाते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इस कोमा के बाद जब तक दूसरा कोमा ना लगेगा तब तक ये भारत के बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। 2 कोमा अंग्रेजी में अक्सर इसीलिए लगाए जाते हैं कि उनके बीच में जो पहले बात लिखी गई हो उसके बारे में कुछ और बताया जाए। कह रहा है भारत जो है ना, इस टाइप का भारत, कैसा, बावजूद यानी डिस्पाइट होने के 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी इस दुनिया में, और होने के वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स, दुनिया के सबसे बाजारों, बड़े बाजारों में से एक। कह रहा है ऐसा भारत, इस टाइप का भारत अकाउंट फॉर करता है, रिस्पॉन्सिबल बनता है या हिसाब देता है 2% से भी कम यूके के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का, या फिर यूं कहते हैं सामान के निर्यात का। तो भारत वैसे तो आप देख रहे हो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, 4th नंबर की जो है अर्थव्यवस्था है, बावजूद उसके यूके का सिर्फ 2% सामान जो यूके दुनिया में बेचता है, सिर्फ 2% एक्सपोर्ट जो है भारत तक पहुंचते हैं। इंडिया की वर्ब है अकाउंट्स फॉर। अकाउंट फॉर करना, किसी चीज का जिम्मेदार बनना या हिसाब देना, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब बहुत बार आपने देखी है। बीच में जो बताया गया वो भारत के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक्सपोर्ट्स आप समझते हैं किसी देश का निर्यात, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वो एक्सपोर्ट्स हैं जो गुड्स से रिलेटेड है।
एक्सपोर्ट सर्विस एक्सपोर्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे भारत करता है, इन्फोसिस है हमारी, टीसीएस है, हम सर्विस एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं। वो मर्चेंडाइज नहीं है, मर्चेंडाइज में वो चीजें आएंगी जो हार्ड होती हैं, जिनको हाथ लगा करके छू करके आप देख सकते हैं। और क्या कह रहा है यूके अकाउंट्स फॉर अबाउट 3% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स, और यूके जो है वो हिसाब देता है भारत के सिर्फ 3% निर्यात का। कह रहा है जी इस प्रकार से देयर इज एम्पल स्कोप फॉर ट्रेड टू गो, वहां देयर एम्पल यानी बहुत सारा, एम्पल यानी सफिशिएंट, प्लेंटी ऑफ, स्कोप है या फिर गुंजाइश है ट्रेड के ग्रो करने की। समझ गए ना, हमारे बाजार में उनका सामान आए, हमारी कंपनियां यूके में जाके बेचे, क्योंकि अभी 2% 3% ही एक दूसरे से एक्सपोर्ट का शेयर हमारे पास आया हुआ है। तो देयर इज एम्पल स्कोप फॉर ट्रेड टू ग्रो। चलिए, स्कोप बन गया गुंजाइश, वर्ब है इसकी इज, अगेन देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले रखी हुई है। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको भी करवाता हूं। एम्पल का मतलब होता है बहुत सारा, एम्पल का बिल्कुल उल्टा होता है जिसमें कुछ कमी हो। एम्पल हो गया बुतेरा, बहुत सारा, उल्टा क्या होगा, डेफिशिएंट। ठीक है ना, एंटोनिम बन गए एक दूसरे के, एम्पल और डेफिशिएंट। कह रहा है जी ग्रोइंग इंडिया यूके ट्रेड कुड ऑल्सो मिटिगेट सम ऑफ द इंपैक्ट ऑफ यूएसएस प्यूनिटिव 50% टैरिफ्स। कह रहा है जो ग्रो करता हुआ इंडिया यूके का ट्रेड जो है ना, वो साथ ही साथ मिटिगेट कर सकता है, नरम बना सकता है। मिटिगेट करना, मलहम लगाना, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। ये मिटिगेट कर सकता है कुछ एक उस असर को जो है अमेरिका के प्यूनिटिव 50% के टैरिफ्स का। प्यूनिटिव यानी जो पनिशमेंट तौर पे अपने मिला हो, जिसमें आपको बदला लेने के लिए कुछ काम किया गया हो। तो अमेरिका का जो पनिशमेंट वाला 50% का टैरिफ है, टैक्स है भारत पे लगा हुआ, हमारा यूके इंडिया का ट्रेड कुछ एक असर जो है उसका मिटिगेट कर सकता है। इफ दे रिमेन, अगर वो लगे रहते हैं, वो बने रहते हैं। भाई ये टैरिफ पता नहीं है ना कब तक लगे रहेंगे, तो कह रहा है इफ दे रिमेन, अगर वो लगे रहते हैं तो। चलिए, ट्रेड की वर्ब है कुड ऑल्सो मिटिगेट। मिटिगेट करना मैंने आपको बता दिया, आसान भाषा में बोलते हैं मलहम लगाना, और वैसे मतलब होता है इसका किसी चीज की तीव्रता को, इंटेंसिटी को कम करना। मिटिगेट का बिल्कुल उल्टा होता है अंग्रेजी में, लिख देता हूं यहां पे ताकि आप सेंस ले पाए, एस्केलेट। जब चीजें एस्केलेट होती है ना, तो उनकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जब उनको आप कम करते हैं तो आप उनको मिटिगेट करते हैं। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। दे आया है टैरिफ्स के लिए, ऑफकोर्स 50% प्यूनिटिव टैरिफ जो पनिशमेंट के तौर पे लगे हैं, दे की वर्ब है रिमेन। अब दो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको, पहले करवाता हूं इजी वाला, ताकि आपका एक जो है ना फ्लो ना बिगड़े। इजी वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अंग्रेजी में देयर, हेयर, देयर इन और हेयर इन, ये चार वर्ड्स देखने में आपको लगेगा कि शुरू में आ रहे हैं और सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं होते। इसलिए इनको बोलते हैं नकली सब्जेक्ट, या फिर लिख देते हैं अपने डमी सब्जेक्ट। डमी का मतलब समझते हो, पुतला। आप वो जाते हो ना दुकानों में, बाहर पुतले को लगा करके उस पर शर्ट लगा देते हैं, मैनेक्विन बोलते हैं उसको या डमी बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? दुकान में, शोरूम के बाहर जैकेट बना करके एक पुतला बना देंगे, लड़के का लड़की का, वो डमी होता है। तो ये सब्जेक्ट भी पुतले जैसे सब्जेक्ट हैं, शुरू में आ जाते हैं। देख के इनको कभी भी गच्चा मत खाना। समझना आपको ये है कि जो वर्ब इनके बाद में रखी होती है, उस वर्ब का सब्जेक्ट एक्चुअल में वर्ब के बाद रखा होता है, उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। वो सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर, वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब इसको टेक्निकली देखो, क्वेश्चंस कैसे आपको मिलेंगे। देयर इज या वॉज, इज या आर 20 पीपल इन द शॉप एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। मान लीजिए दो ऑप्शन मैं आपको दूं, पहला ऑप्शन दूं वॉज और दूसरा ऑप्शन दूं वर, और दोनों ही केस में आपको दो ऑप्शन दे दूं, पहले और दूसरे दोनों सेंटेंसेस में, तो क्या चूज करोगे? देयर के बाद वॉज लगाओगे या वर लगाओगे? देखो, कह रहा है जी वहां थे 20 लोग दुकान में इस इंसिडेंट के वक्त। दूसरे में कह रहा है वहां था सिर्फ एक गार्ड दुकान के दरवाजे पे इस इंसिडेंट के वक्त। देयर को देख करके वॉज वर का चुनाव नहीं किया जा सकता। इनके बाद रखा हुआ नाउन बताएगा क्या आपको लगाना है। 20 लोग हैं यानी प्लूरल मामला है, तो प्लूरल वर्ब लगा दो, तो देयर लिख दो देयर वर 20 पीपल। और एक गार्ड था तो मामला सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, यहां लिख दो देयर वाज ओनली वन गार्ड। तो इस तरह से आपने देखा देयर की बेचारे की खुद की कोई वर्ब तो है ही नहीं, कभी लग रहा है वॉज, कभी लग रहा है वर, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट तो उसके बाद में रखा हुआ है। 20 पीपल के लिए वर लगाया, एक गार्ड के लिए आपने वॉज लगाया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब ऐसा ही काम देयर इन हेयर इन के साथ भी होगा। देयर इन का मतलब होता है वहीं पर, हेयर इन का मतलब होता है यहीं पर। हेयर कम्स, ये देयर हेयर के साथ भी चलेगा, देयर इन हेयर इन के साथ भी चलेगा, कॉन्सेप्ट वही है। हेयर कम्स द बस वी वर वेटिंग फॉर, ये आ गई वो बस, हेयर कम्स द बस जिसका हम इंतजार कर रहे थे। क्या आई? बस आई। हेयर के बाद में आपने वर्ब रखी है प्लूरल और उसके बाद में नाउन रखा है सिंगुलर। अगर एक ही बस है, सिंगुलर बस है, तो वर्ब को सिंगुलर बना दो,
हेयर कम्स द बस लिखो एस लगा के। हेयरिन इज कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट। यहीं पे कंटेन करती हैं, यहीं पे रखी हुई हैं टर्म्स एंड कंडीशन इस अग्रीमेंट की। मान लीजिए एग्रीमेंट है 100 पेज का, 150 पेज का, मैंने 71वां पेज खोला और बोला देखो यहां रखी हुई है इस अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैं कह रहा हूं हेरिन इज कंटेन्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट। क्या करूं अब, हेरिन का मुंह मत देखो, वर्ब जो आई है वो आएगी उसके बाद रखे हुए नाउन के हिसाब से। कंटेन्ड यानी देखो ये तो वर्ब ही है, हेरिन इज कंटेन्ड। नाउन जो है वो है टर्म्स एंड कंडीशंस, प्लूरल है तो वर्ब को आर लगाओ। ठीक है, कंटेन्ड मेन वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ये पूरा वर्ब फ्रेज है। नाउन देख लो वर्ब फ्रेज के बाद में जो रखा हुआ है प्लूरल है तो यहां आर लगा दो, सिंगुलर है तो इज लगा दो। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्लास वर्क है आपका, वीडियो कर लो पॉज। देयर इन लाइज द प्रॉब्लम्स विद द करंट सिस्टम। वहीं पे लाई करती हैं, रखी हुई हैं प्रॉब्लम्स करंट सिस्टम की। क्या करूं, लाई लिखूं, लाइज लिखूं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स है, देख लो और अपने हिसाब से इसको चूज करके सही बनाओ। डालो कमेंट्स में, आपको आपका फीडबैक मिल जाएगा, सही है गलत है ट्राई जरूर लेना। तो ये था आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ दूसरे पे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फर्स्ट कंडीशनल और उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म आपको आनी चाहिए। पहले तो फर्स्ट कंडीशनल समझते हैं क्या होता है। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, इसको हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल, अंग्रेजी में फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ये आपके सामने लिखी हुई है। इफ के साथ में जो होना है वो बताया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो हो जाएगा उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस या नतीजा होगा वो बताया जाता है मॉडल वर्ब से। कैन लगा दो, विल लगा दो, मे लगा दो, शुड लगा दो, जो आपको लगती हो चूज करनी हो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे इफ द कंपनी विंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑल एम्प्लॉइज विल गेट अ बोनस। अगर कंपनी जीत जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या हो, सारे इंप्लॉइज को मिलेगा एक बोनस। फर्स्ट कंडीशनल है, इफ के साथ में विंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया है। ऑल एम्प्लॉइज के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लगाई है विल प्लस में गेट। ठीक है, विल यहाँ पे मॉडल वर्ब है, कुड मे माइट शैल शुड कोई भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है जिसका आपके मीनिंग की आपको जरूरत हो। चलो सेकंड सेंटेंस देखो, इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेस पीपल मे फील सम रिलीफ। अगर सरकार कम करती है टैक्सेस को तो लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं थोड़ी सी राहत। अगेन फर्स्ट कंडीशनल इफ लगाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और बाद में क्या किया, जो कॉन्सिक्वेंस है, नतीजा है, वो आपने मॉडल वर्ब मे के साथ में फील लगा करके वर्ब की बेस फॉर्म से बताया। तो फर्स्ट कंडीशनल तो आपने देख लिया। अब आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है कि इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म कैसी होती है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म यानी दूसरा रूप। मैं सेंटेंस यही रखना चाहता हूं, मीनिंग यही रखना चाहता हूं, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ बदल सकूं। तो कैसे बनेगी, इफ को निकालो और यहां पे लगा दो शुड। ये कहलाती है अंग्रेजी में फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। सेकंड वाले सेंटेंस में भी यही करो, इफ को निकालो और यहां लगा दो शुड। बस ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि शुड लगने के बाद अब इस्तेमाल होगा वर्ब की बेस फॉर्म का। शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेगी जिसमें एस या ईएस का इस्तेमाल ना हुआ हो। तो कंपनी के साथ में जो विंस लिखा है ना, अब ये नहीं लग सकता, पीछे का एस निकालना पड़ेगा। आपको लगेगा सर कंपनी सिंगुलर है, विन लगाऊंगा, विंस लगाऊंगा, विंस आना चाहिए, नहीं, शुड लग गया, मॉडल वर्ब लग गई। मॉडल वर्ब अपने साथ में बेस फॉर्म को ही लेती है, दूसरी फॉर्म नहीं लेती है। तो शुड द कंपनी विन द कॉन्ट्रैक्ट, शुड द गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्सेस। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म आपको सीखनी है। यहां पे तो रेगुलर फॉर्म यूज हुई है, लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी मैंने लिखना और बनाना सिखा दिया। लास्ट सेंटेंस दे रहा हूं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म में इसको चेंज करना है। इफ द नीड अराइजेस वी कैन अप्रोच द बैंक्स फॉर ए लोन। अगर जरूरत आन पड़े, नीड अराइजेस, हम अप्रोच करते हैं बैंकों को या कर सकते हैं बैंकों को लोन के लिए, जरूरत पड़े तो बैंक से लोन ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्म में चेंज करो, इफ को हटाना है, शुड को लगाना है और वर्ब को सही करना है जो शुड के हिसाब से आ सकती हो। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, वन ऑफ द अनसेड रीजंस व्हाई इंडिया इज स्लोइंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बिकॉज इट नीड्स टू फंड इट्स डिफेंस एक्विजिशंस। कह रहा है जी, वो सारे अनसेड रीजंस, अनसेड यानी जो कहे नहीं गए, रीजंस यानी कारण, कह रहा है उनमें से एक, और किस चीज के, कि क्यों भारत स्लो कर रहा है, कम कर रहा है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बड़ा एक्सपेंडिचर, भारत सरकार पुल बनाती है, हाईवे बनाती है, सड़कें बनाती है, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है उन सभी रीजन्स में से एक रीजन क्यों भारत अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर रहा है पिछले 3 सालों से, वो इज है क्योंकि बिकॉज
इस इट को यानी भारत को नीड है यानी जरूरत है पैसे की फंड करने की अपने डिफेंस एक्विजिशंस को, अपने सैन्य खरीदों को। एक्विजिशन यानी परचेज, डिफेंस यानी फौजों से रिलेटेड फाइटर जेट्स और ये सब चीजें जो होती हैं डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस एक्विजिशंस कहलाते हैं। तो एक रीजन बताया कि सरकार सड़कें क्यों बना रही है कम पिछले 2 सालों से, क्योंकि सरकार को पैसा बचा के फाइटर एयरक्राफ्ट और इस तरह की चीजें खरीदनी है। चलिए, वन ऑफ द रीजंस की वर्ब है इज, वन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। इंडिया की वर्ब है इज स्लोइंग, स्लो करना यानी धीमा करना। इट आया भारत के लिए, इंडिया के लिए, वर्ब है इसकी नीड्स। एक्विजिशन यानी प्रोक्योरमेंट या परचेज। कह रहा है जी, सर स्टामर्स विजिट मेड श्योर दैट सम ऑफ दीज एक्विजिशंस इन द फॉर्म ऑफ अ 350 मिलियन यूरोज मिसाइल सप्लाई डील केम द यूकेज वे। कह रहा है सर स्टामर जो थे, इनकी विजिट ने इस चीज को मेक श्योर किया, इस चीज को पक्का किया कि कुछ एक जो ये एक्विजिशंस हैं या डिफेंस की खरीदी है इस फॉर्म में, इस रूप में, जो थी 350 मिलियन यूरो की एक मिसाइल की सप्लाई की डील, कह रहा है वो आ गई या केम की यूके के रास्ते में, यूके के वे में। तो सर स्टामर ने इंडिया में आकर के इस चीज को पक्का किया कि भारत यूके से कम इतना तो जरूर खरीदे, 350 मिलियन यूरो की मिसाइलें खरीद ले। विजिट की वर्ब है मेड, मेक श्योर करना, किसी चीज को सुनिश्चित करना। सम ऑफ द एक्विजिशंस की वर्ब है केम। कह रहा था यूके गवर्नमेंट ऑल्सो रिवील्ड दैट 64 इंडियन कंपनीज हैव सो फार कमिटेड टू इन्वेस्ट 1.3 बिलियन यूरोज इन द यूके। कह रहा है जी, यूके की गवर्नमेंट ने यह भी रिवील किया, यह भी खुलासा किया कि 64 भारत की कंपनियों ने अभी तक कमिट कर दिया है, भरोसा दिला दिया है या वादा कर दिया है कि इन्वेस्ट करेंगी 1.3 बिलियन यूरोज का यूके की इकोनॉमी में। तो ये सारे फायदे स्टामर साहब भारत में आकर के लेके गए हैं, हमसे डीलें करवाई, मिसाइलें बेच दी, हमारी इन्वेस्टमेंट का हमसे वादा ले लिया। यूके गवर्नमेंट की वर्ब है रिवील्ड, रिवील करना, किसी चीज का खुलासा करना। कंपनीज की वर्ब है हैव कमिटेड, कमिट करना, किसी चीज का वादा करना, कमिट करना। चलिए, अब यहां एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, कमिटेड टू इन्वेस्ट। जनरली कमिटेड टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये गलती इसने कर दी है। मैंने आपको कई सारे ऐसे फ्रेज करवाए अंग्रेजी में जिनमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, जैसे विद अ व्यू टू, की टू, हैबिचुअल टू, यूज्ड टू, वैसे ही उसमें आता है कमिटेड टू। अब ये गलती इसने जो की है ना, ये खुद ही आगे जाके सुधारेगा। आपको ध्यान देना है इसकी गलती पे। कमिटेड टू के बाद में इन्वेस्टिंग लिखना चाहिए था। आगे देखना ये गलती को सुधार लेगा। कह रहा है जी, इट गोज विदाउट सेइंग दैट यूके कंपनीज वुड आल्सो हैव मेड सिमिलर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स इन इंडिया। कह रहा है ये बात में भी कहने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट सेइंग। अंग्रेजी में एक फ्रेज है गोज विदाउट सेइंग, ये बात जाती है बिना कहे, इस बात को कहने की जरूरत नहीं है। वो बात ये है कि यूके की कंपनियों ने भी किया होगा, वुड हैव मेड, इसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट भारत में। कह रहा है जी, बट द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनएक्सप्लिकेबली नॉट मेड दीज पब्लिक येट। कह रहा है लेकिन भारत की सरकार ने इनएक्सप्लिकेबल मैनर में या ऐसी तरीके से जो समझा ना जा सके, मेक नहीं किया है इन सभी को पब्लिक अभी तक येट। मेक पब्लिक करना, किसी चीज को सबके सामने रखना, पब्लिकली किसी चीज को बताना। तो यूके की कहने की जरूरत नहीं है कि यूके की कंपनियों ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्यों भारत सरकार ने इस बात को अभी तक पब्लिक को क्यों नहीं बताया। इनएक्सप्लिकेबली इन्होंने अभी तक छुपा के रखा है। चलिए, इट की वर्ब है गोज, गोज विदाउट सेइंग आपने देख लिया। कंपनीज की वर्ब है वुड हैव मेड, ऐसा किया होता, वुड हैव मेड मतलब ऐसा किया होगा, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट का वादा किया होगा। इंडियन गवर्नमेंट की वर्ब है हैज नॉट मेड, मेक पब्लिक करना, किसी चीज को खुले में ऐलान करना। कह रहा है जी, येट statements by companies such as Rolls-Royce show that there is enthusiasm there। कह रहे फिर भी कई स्टेटमेंट्स आई कंपनियों की तरफ से, जैसे कि यूके की कंपनी है रोल्स रॉयस, पता ना आपको, बड़ी शानदार गाड़ियां बनाते हैं रोल्स रॉयस। तो ऐसी कई कंपनियों से यूके की स्टेटमेंट्स हमें यह दिखाती है कि बहुत उत्साह है, एंथुसियाज्म या जोश है वहां भी, यूके में भी, हमारी जो है मार्केट को लेकर के। तो रोल्स रॉयस ने कुछ बताया होगा कि भारत में गाड़ियां बनाएंगे, बेचेंगे, तो देख के लगता है कि यूके बड़ा एंथुसियाज्म से भरा हुआ है भारत में इन्वेस्टमेंट करने को। स्टेटमेंट्स की वर्ब है शो, एंथुसियाज्म की वर्ब है इज, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। कह रहा है द इंडियन पॉपुलेशन इन द यूके इज द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी एंड दिस इज नॉट लॉस्ट ऑन द पॉलिटिकल लीडरशिप ईदर। कह रहा है यूके में जो भारत की पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ी एथनिक माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, कम जिनकी तादाद हो, एथनिक यानी जो एथनिसिटी या किसी नस्ल से जुड़े हों।
तो यूके में अगर अंग्रेजों को निकाल दें, गोरी चमड़ी वालों को, तो जो हम ब्राउन स्किन वाले लोग हैं या काले लोग हैं, उनमें सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है भारतीय लोगों की है, अमेरिका जो यूके में बसे हुए हैं। और कह रहे हैं ये बात जो है ना, ये लॉस्ट ऑन नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप पे, ना ही या ही। अब लॉस्ट ऑन होना क्या होता है, अगर आप किसी चीज से अनजान हो, आपको समझ ही ना आ रहा हो, उस बात की समझ ही ना हो, दैट थिंग इज लॉस्ट ऑन यू, मतलब वो चीज को आपके बारे में आपको कोई खबर ही नहीं है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में दोनों देशों की पॉलिटिकल लीडरशिप को कोई खबर ना हो। दोनों को पता है कि भारत सबसे ज्यादा इंडियंस आपको यूके में मिलेंगे बाहर से रहने वालों में। पॉपुलेशन की वर्ब है इज, दिस की वर्ब है इज नॉट लॉस्ट। कह रहा है जी, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स सर स्टामर डिड ऑन अराइविंग इन मुंबई वॉज टू विजिट यश राज फिल्म्स या YRF एंड मीट इंडियन प्रोड्यूसर्स। कह रहे जो पहली चीजें थी, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, जो पहली चीजें उन्होंने की, उनमें से एक चीज ये थी सर स्टामर ने जो की अराइव करने पे या पहुंचने पे मुंबई में, वो था विजिट करना यशराज फिल्म को या उनके जो है ऑफिस को, और मीट करना, मिलना भारत के प्रोड्यूसर से। तो केयर स्टामर ने जो पहला काम किया मुंबई में आते ही, उन पहले कामों में से एक काम ये था कि वो यशराज फिल्म के ऑफिस में गए और प्रोड्यूसर से मिले। चलिए, वन ऑफ द थिंग्स की वर्ब है वॉज, स्टामर साहब की वर्ब है डिड। कह रहा द रिजल्ट वॉज दैट YRF हैज कमिटेड टू शूट 3 फिल्म्स इन द यूके। रिजल्ट ये है कि जो यशराज फिल्म है, उन्होंने कमिट किया है, उन्होंने भरोसा दिलाया है, वादा किया है कि वो 3 फिल्मों को शूट करेंगे यूके में। क्या मतलब है इस बात से? अरे भाई, यूके में शूट करेंगे तो वहां खर्चा करेंगे, सरकार से लाइसेंस लेंगे, है ना, वहां पे और उनका पूरा क्रू जाएगा, खर्चा वर्चा होगा, यूके की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी कि ये फिल्म देखो अमेरिका में जो है यूके में शूट हुई है। तो ये रिजल्ट इनको मिला, हमने 3 मूवीज यूके में शूट करने का वादा केयर स्टामर को किया। कह रहे 2 यूके यूनिवर्सिटीज हैव आल्सो कमिटेड टू ओपनिंग कैंपसेस इन इंडिया। यूके की 2 यूनिवर्सिटीज ने भी कमिट किया है कि वो ओपन करेंगे, खोलेंगे अपने अपने कॉलेजेस को भारत में। ये वादा भी हमें मिला है। अब देखो वहीं पे आ जाओ, कमिटेड टू। यहां पे कमिटेड टू के बाद में बेस फॉर्म यूज कर ली इसने। ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था, कमिटेड टू के बाद में कहीं पे बेस फॉर्म लगी हुई थी, कमिटेड टू इन्वेस्ट। तो ये गलती कर रहा था बार बार। तीसरी बार इसने गलती नहीं की। तीसरी बार अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड, यूनिवर्सिटीज हैव कमिटेड टू, अब यहां लिखा है ओपनिंग, और ये बिल्कुल सही है ना। कमिटेड टू के बाद मैंने आपको बताया वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो इस आदमी ने खुद ही अपना एडिटोरियल लिखते हुए 2 बार तो बेस फॉर्म लगा दी, तीसरी बार इसने सही वाला स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया। चलो, कह रहे जी, दिस क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन इज हाउ मैच्योर डेमोक्रेसीज शुड वर्क टुगेदर। कह रहे ये जो एक दूसरे के क्रॉस सेक्टर जो कोऑपरेशन है, हमारी फिल्में वहां बन रही हैं, वहां के कॉलेज की यूनिवर्सिटी का कैंपस यहां खुल रहा है, ये जो आपसी सहयोग है ना, ये ऐसे ही है हाउ, कि कैसे मैच्योर डेमोक्रेसीज या परिपक्व डेमोक्रेसीज को काम करना चाहिए एक दूसरे से मिलकर। परफेक्ट एग्जांपल है। और कैसे करना चाहिए? विदाउट फस एंड ईगो, जस्ट बिजनेस। बिना किसी हो हल्ले के, फस के और ईगो के, सिर्फ बिजनेस होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल उल्टा। कोऑपरेशन यानी आपसी सहयोग, वर्ब है इसकी इज, डेमोक्रेसीज की वर्ब है शुड वर्क। फर्स्ट आपने देख लिया था। डेमोक्रेसी में बहुत सारे वन वर्ड्स बनते हैं, आपके सामने खोल के रख रहा हूं, 5-6 वन वर्ड्स हैं। एक बार दे दो खुद से ट्राई, कितने आपको याद है? सारे करवाए हुए आपको, कोई ऐसा नया नहीं है इसमें। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय पीपल, लोकशाही, है ना। इसको उर्दू में बोलते हैं जमहूरियत, जो बच्चे बाहर से इंडिया के ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस को। तो डेमोक्रेसी तो आपको पता है। ऑटोक्रेसी यानी गवर्नमेंट बाय एन ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट कौन होता है? तानाशाह। जैसे आपको किंग जोंग उन नॉर्थ कोरिया वाले मिलेंगे, वो ऑटोक्रेट है, तो वहां ऑटोक्रेसी है। थियोक्रेसी, ऐसी क्रेसी, ऐसी गवर्नमेंट जहां पे एक रिलीजन का राज हो, एक होली बुक या कोई रिलीजन बताए कि सरकार को कैसे चलाना है, तो गवर्नमेंट बाय अ रिलीजन। जैसे आपको मिडिल ईस्ट में मिलेगी, सऊदी अरेबिया में मिलेगी, पाकिस्तान में मिलेगी, बांग्लादेश में मिलेगी। प्लूटोक्रेसी, ऐसी गवर्नमेंट जहां पे प्लूटो यानी धन का काम, धन से बात होती हो। प्लूटोक्रेसी यानी गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल, ठीक है। पैन आइसोक्रेसी, देखिए पैन मतलब सब जगह, आइसो यानी बराबर, क्रेसी यानी सरकार। ऐसी सरकार जिसमें सब जगह सब चीजें बराबर हो, जिसमें सब लोगों को बराबर का हक हो, ये डेमोक्रेसी का ही फाइनेस्ट फॉर्म है। इसमें कोई नेपोटिज्म नहीं होता, नेता का बेटा नेता नहीं बनता है ना। पब्लिक जो है, पोजीशन जो है, उस पर सबका राज होता है। मेरिटोक्रेसी की तरह होता है, जिसके अंदर मेरिट होगी या जिसके अंदर योग्यता होगी, वही जो है आगे आएगा। स्पेटोक्रेसी, सरकार जो चलाए मिलिट्री, अ गवर्नमेंट रन बाय मिलिट्री, जैसे कि पाकिस्तान है या फिर कुछ हद तक म्यांमार है।
म्यांमार में भी मिलिट्री का राज है ना, तो मिलिट्री जो है स्ट्रेटोक्रेसी कहलाता है। अरिस्टोक्रेसी यानी ऐसी सरकार जो अरिस्टोक्रेट चलाएं। अरिस्टोक्रेट यानी कुलीन और धनवान लोग, है ना, ऊंची जाति के लोग, ऊंचे अच्छे जो है सोशल बैकग्राउंड के लोग, पैसे वाले लोग। ये कुछ कुछ प्लूटोक्रेसी जैसा ही है, लेकिन इसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड भी देखा जाएगा आपके पैसे के साथ साथ। तो आपको कुछ हद तक रशिया में मिलेगी अरिस्टोक्रेसी। चलिए, तो ये सारे क्रेसी से बनने वाले वन वर्ड्स हैं, ऑलरेडी आपको आते हैं, थोड़ा सा रिवीजन आपको मिल गया। अब आ जाओ आर्टिकल को अपने रैपअप करते हैं। क्लास कैसी लगी आज की जरूर बताना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं कोशिश करता हूं जितने भी कमेंट्स आए, दिन में 100 से 150 कमेंट्स आते हैं सारी वीडियोस को मिला करके, पर्सनली मैं हर एक कमेंट को देखता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दो बड़े इजी हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनाई है, और अगला आप खुद से देखना एरर कहां पे, देर इनके आसपास आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, खुद से ढूंढो, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं, वहां से मैच हो जाएगा। ये बीच में आपको मिलेंगे 3 वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। एक सरकार जो मिलिट्री चलाए उसको क्या बोलेंगे। सिल्यूट वर्ड का सिनोनिम क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। बॉर्डर रैश होता है, कंटोर होता है, रिटोरिक या विगेरियस। और अकाउंट फॉर इस फ्रेजल वर्ब को कैसे यूज करेंगे, यूज करके बताना। एक सेंटेंस बना लो कोई भी सिंपल सा, मीनिंग आपको पता है, यूज करके देखो कैसे बनेगा। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के, ये अपने सॉल्व कर लेते हैं। अच्छे लेवल के, मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनमें से कौन सी चीज को रीजनेबली या लॉजिकली आप इन्फर कर सकते हैं, निष्कर्ष को निकाल सकते हैं भारत की बातचीत को लेकर के यूरोपियन यूनियन के साथ। यूके की बात नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में बातचीत को लेकर के भारत और यूरोपियन यूनियन की कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वो प्रोग्रेस कर रही है फास्टर। मीनिंग निकाल दो, अभी आंसर बता देता हूं। देखो, इसमें बताया गया था यूके के साथ हमारी नेगोशिएशन जो है बहुत ज्यादा बोझिल नहीं है, ड्रामा वाली भी नहीं है, ड्रामा भी नहीं है उनमें। लेकिन उनमें एक चीज खास है, जो हम कहते हैं और जो वास्तव में हो रहा है उसके बीच में फासला मिलेगा। डिस्पाइट पॉजिटिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव है, और जो प्रैक्टिकल प्रोग्रेस है वो लिमिटेड हो रही है ना। पर्दे के पीछे जो उतना अच्छे तरीके से मामला नहीं बैठ रहा, जितना दोनों पार्टीज जो है अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं इस निगोशिएशन को लेकर के। चलिए, सी आंसर बनेगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट। कह रहा है जी, जो डेटा आपको मिला उसके हिसाब से चारों में से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा यूके और भारत के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर के या व्यापार के इक्वेशन को लेकर के। देखो, ये वाला आसान है। आपको बताया कि भारत सिर्फ 2% जो है यूके का एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट करता है, और यूके हमारे सिर्फ 3% एक्सपोर्ट के बराबर है। तो दो बड़े देश जो बहुत कम ट्रेड कर रहे हैं, यानी उनके बीच में व्यापारिक रिश्तों में बड़ा स्कोप है, गुंजाइश है। बस ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। द लो करंट ट्रेड या करंट ट्रेड शेयर्स इंप्लाइज सिग्निफिकेंट अनटैप्ड पोटेंशियल। अनटैप्ड यानी जिसको यूटिलाइज नहीं किया, टैप नहीं किया। पोटेंशियल यानी संभावनाएं। तो बहुत बड़ी हमें संभावनाएं दिखाई देती हैं ग्रोथ की लो करंट ट्रेड को देखते हुए। यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसका अपने आप ही आंसर निकल आया होगा। चलिए, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले, शुरू के सभी क्वेश्चंस का आंसर चेक कर लेना, फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं। कल आपसे मुलाकात लेंगे इसी क्लास में। अंटिल देन,